वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशन की दृष्टि से आज हम फिर लेकर के आए हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए। आपको बताएंगे कि इन प्रश्नों का आंसर आप बोर्ड की एग्जामिनेशन में कैसे लिखें। क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे ताकि आप नोट्स बना सकें, अच्छे नंबर ला सकें। बता देते हैं आपको पहले कि कौन कौन से 5 प्रश्न हम डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के साथ, आपको बताने वाले हैं। पहला प्रश्न है सिनेबार किसका अयस्क है। पहला प्रश्न कौन सा है? सिनेबार। यहाँ सिनेबार है, सोमवार नहीं है, मंगलवार नहीं है, सिनेबार है। सिनेबार किसका अयस्क है? पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो वेट कीजिए, हम आपको आंसर बताएंगे। खुली हवा में कुछ दिन छोड़ने पर सिल्वर की वस्तुएं, सिल्वर को बच्चा चांदी भी कहते हैं, खुली हवा में कुछ दिन छोड़ने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, क्यों? यह है आपको बताना है, ठीक है। फिर कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर उस पर हरे रंग की परत, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है, क्यों? फिर चौथा प्रश्न है विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और फिर 5वां प्रश्न है एनोड पंख किसे कहते हैं, बताइए। इन 5 प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आपके बोर्ड के पेपर में जरूर मिलेगा जो कहेगा कि आपने अच्छी क्लास ली है। इसके अलावा आपको कुछ नाश्ता भी करवाएंगे आज की क्लास में, और नाश्ता हो रहेगा इन छोटे छोटे प्रश्नों का। कौन सा? ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये हम बताएंगे। ऐसी धातु जिन्हें हथेली पर रखने पर वो पिघल जाती हैं, कौन सी द्रव अधातु है? कौन सी द्रव अधातु है? चमकीली अधातु का नाम बताइए। और कौन सी अधातु अपरूपता प्रदर्शित करती है? क्षारीय धातुओं के उदाहरण लिखिए और बताएंगे आपको ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, और बताएंगे कि कौन सी धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। इतने सारे प्रश्नों का आपको नाश्ता करवा देंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं, आपको आने चाहिए। तो शुरू करते हैं बच्चा, वापस अपन टॉपिक पे चलते हैं। पहला प्रश्न है सिनेबार किसका अयस्क है। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है सिनेबार, ठीक है। बढ़िया से बढ़िया आंसर आपको लिखना है। तो छोटा सा आंसर है इसलिए मैं बता देता हूं। आप लोगों से पूछे कि सिनेबार किसका अयस्क है तो आपको आंसर बताना है। पहले प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर आपको लिखना है। क्या कैसे लिखेंगे? बढ़िया सा आंसर आपको लिखना है सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी या पारे का अयस्क है। बढ़िया सा लिख देंगे, मरकरी या पारे या Hg का अयस्क है, ठीक है। क्या लिख दिया? सिनेबार किसका अयस्क है? पारे या मरकरी का अयस्क है। पारे का भी लिख देंगे, इतना भी सफिशिएंट है। बढ़िया आंसर आपका हो जाएगा। और अगर आपको रासायनिक सूत्र आपको बताए, पूछा जाए कि सिनेबार का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप बताएंगे HGS। क्या बताएंगे? HGS। क्या बताएंगे? HGS। मर्क्यूरिक सल्फाइड जो है वह सिनेबार का रासायनिक सूत्र है, यह आप बता देंगे, ठीक है बच्चा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या खुली हवा में कुछ दिन छोड़ने पर सिल्वर, सिल्वर यानी कि चांदी, और सूत्र होता है Ag, ठीक है, की वस्तुएं काली पड़ जाती है, क्यों? तो ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का हम आंसर देंगे। कैसे भैया? क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, चांदी या सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर क्या लिखेंगे? देखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया, नीचे लिखेंगे आंसर। आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि भाई क्या होता है? क्योंकि सिल्वर जो होता है या सिल्वर की वस्तुएं जो होती हैं, सिल्वर या चांदी वायु में उपस्थित किसके साथ? वायु में उपस्थित सल्फर के साथ। सिल्वर किसके साथ अभिक्रिया करती है? सल्फर। वायु में उपस्थित सल्फर, ध्यान रखना, सल्फर वायु में उपस्थित किसके साथ? सल्फर के साथ। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके
सल्फर के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है बच्चा? सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। क्या बना लेती है? इधर लिख देता हूं अलग से नाम, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड क्या बना लेती है भाई? सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। समझो ध्यान से, क्यों? वायु में उपस्थित किसके साथ? सल्फर के साथ अभिक्रिया करके, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके या क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। क्या बना लेती है? सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। और सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण क्या बन जाता है? चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं या चांदी की वस्तुओं पर काली परत चढ़ जाती है, क्योंकि सिल्वर या चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। ठीक है, बना देती है। इसलिए चांदी की वस्तुएं क्या हो जाती हैं? काली हो जाती हैं। लिख लेंगे ये लाइन भी। इसलिए सिल्वर पर काली परत चढ़ जाती है या चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। ठीक है बच्चा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है खुली वायु में, तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कॉपर को वायु में खुला छोड़ने पर कॉपर पर किस रंग की? हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका क्या कारण है समझाइए। ठीक है, तो लिखते हैं भैया तीसरा प्रश्न का आंसर लिखो भैया। कैसे लिखेंगे? लिख दिया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और इसका लिख दिया आपने आंसर। जिस प्रश्न को आपको करना है वह प्रश्न नंबर लगाएंगे और उसके बाद उसका क्या लिखेंगे बच्चा? आंसर लिखेंगे। क्या आंसर होगा? कॉपर को, क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि कॉपर, कॉपर को क्या कहते हैं बच्चा? तांबा। क्योंकि कॉपर आर्द्र CO2 के साथ, वायु में उपस्थित आर्द्र CO2, ठीक है, वायु में उपस्थित, क्योंकि कॉपर आर्द्र CO2 के साथ, आर्द्र CO2 के साथ क्रिया करके, आर्द्र CO2 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है बच्चा? कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये ध्यान में रखना, कॉपर कार्बोनेट क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट। ध्यान रखना भाई, क्योंकि कॉपर आर्द्र CO2 के साथ क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लिख दिया? बिल्कुल, कॉपर कार्बोनेट बनाता है। इस कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण, इस कॉपर कार्बोनेट के कारण क्या लिख देंगे? इस कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट के कारण कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर पर किस रंग की परत चढ़ जाती है बच्चा? हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। सिंपल सा प्रश्न था, बढ़िया आंसर आपने लिखा होगा। आंसर लिखते जाएं बच्चा, क्योंकि बोर्ड की एग्जामिनेशन में ये छपने वाले हैं। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करते जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से प्रश्न बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और इन प्रश्नों का आंसर हम कैसे लिखें। प्रश्न क्या था कि कॉपर को खुली वायु में खुला छोड़ देंगे, खुली वायु में छोड़ देंगे तो उसके ऊपर कैसी परत चढ़ती है? हरे रंग की परत चढ़ती है। चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? संक्षारण के उदाहरण हैं। ये भी आप ध्यान में रखना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब ये बढ़िया प्रश्न है। क्या लिखेंगे? विद्युत अपघटन परिष्करण। प्रश्न क्या आ गया? देखो ध्यान से, प्रश्न है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। कौन सी विधि? विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। तो आंसर देंगे भाई, बढ़िया सा आंसर आपको देना है। कौन सा टॉपिक है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? विद्युत अपघटनी
विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि, तो देखिए यह विधि क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। तो पहली लाइन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, धातुओं से अशुद्धियां हटाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि, धातुओं से अशुद्धियां हटाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि, धातुओं से अशुद्धियां हटाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि जो है कौन सी है, यहां लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे इसको बढ़िया आंसर बताने के लिए कि यह धातुओं से अशुद्धियां हटाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी लाइन क्या लिखेंगे इसमें, पहली लाइन ये लिख दिया आपने, दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, इस विधि द्वारा सोना, चांदी, कॉपर, टिन, सोना, चांदी, कॉपर, टिन, निकल आदि धातुओं का परिष्करण या शुद्धिकरण किया जाता है, परिष्करण या शुद्धिकरण किया जाता है, परिष्करण या शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है बच्चा, दो बातें आप लिख देंगे, कौन कौन सी भाई, यह धातुओं से अशुद्धियां हटाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है, पहली बात, यह धातुओं से अशुद्धियां हटाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। दूसरी बात क्या लिखेंगे कि सोना, चांदी, कॉपर, टिन, निकल आदि धातुओं के परिष्करण या शुद्धिकरण किया जाता है। आदि धातुओं का लिखो यहां पर, आदि धातुओं का परिष्करण किया जाता है। सोना, चांदी, कॉपर, टिन, निकल आदि धातुओं का परिष्करण या शुद्धिकरण इस विधि द्वारा किया जाता है, ऐसे लिख लेंगे, इस विधि द्वारा किया जाता है, इस विधि द्वारा किया जाता है। ये लाइन और सेट कर लेंगे, ये शब्द और सेट कर लेंगे यहां पर कि सोना, चांदी, कॉपर, टिन और निकल आदि धातुओं का परिष्करण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि द्वारा किया जाता है। अब इस विधि का सचित्र वर्णन करना है आपको, क्या इसमें वर्णन है, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने, सचित्र वर्णन का मतलब होता है चित्र भी बनाना है और वर्णन भी करना है। इसमें इसकी क्रिया विधि क्या है, तो क्या बताएंगे, इस विधि में, ये लाइन लिखेंगे, इस विधि में देखो मैं क्या कैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है। इस विधि में क्या लिखेंगे, इस विधि में इतना लिखने के बाद नंबर एक अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं, अशुद्ध धातु का, ध्यान से देखना भाई, अशुद्ध धातु का क्या बनाते हैं, तीर का निशान लगा दिया और लिख दिया, एनोड बनाते हैं। ठीक है, अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं तथा शुद्ध धातुओं का कैथोड बनाते हैं। दूसरी बात, तथा शुद्ध धातु का क्या बनाते हैं बच्चा, शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। एनोड लिख लिया, कैथोड लिख दिया, किसका, शुद्ध धातु का। दो बातें ध्यान में रखनी है, अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। ठीक है,
ठीक है। तथा धातु के लवण का, जिस धातु का को शुद्ध करना है उसके लवण का, तथा और लिख देते हैं, और संबंधित धातु लवण, संबंधित धातु लवण, ये ध्यान से देखना, संबंधित धातु लवण का विद्युत अपघट्य बनाते हैं। लिख देंगे, संबंधित धातु लवण का विद्युत अपघट्य बनाते हैं। ये तीनों बातें आपको लिखनी है, अपघट्य बनाते हैं। ठीक है, संबंधित धातु लवण का, जैसे मान लो कि सोना चांदी कोई भी धातु है, उसका लवण जो है उसका विद्युत अपघट्य बनाते हैं। अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं, शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं, और संबंधित धातु लवण का विद्युत अपघट्य बनाते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कैथोड एनोड बना लिया। फिर क्या लिखेंगे, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फिर बात लिखेंगे कौन सी, तो एनोड से शुद्ध धातु निकलकर, एनोड से शुद्ध धातु निकलकर, शुद्ध धातु निकलकर कहां पर जमा हो जाती है, कैथोड पर जमा हो जाती है, कैथोड पर जमा हो जाती है, जमा हो जाती है। ठीक है, तथा अशुद्धियां, दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, तथा अशुद्धियां, तथा क्या बच्चा, अशुद्धियां कहां पर रह जाती हैं, विद्युत अपघट्य में मिल जाती हैं, विलयन में, आप अपघट्य में लिख देते हैं, अपघट्य में घुल जाती हैं, अपघट्य में घुल जाती हैं। ठीक है, तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे, तीसरी लाइन और लिखेंगे, फिर इसका आंसर फिनिश हो जाएगा। क्या भाई, एनोड से शुद्ध धातु निकलकर, एनोड से धातु निकल करके किसके ऊपर जमा हो जाएगी, कैथोड पर जमा हो जाएगी, तथा अशुद्धियां जो होती है ना अपघट्य में घुल जाती हैं। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट है भैया, अविलेय अशुद्धियां, तथा यहां पर लिख देंगे, तथा अविलेय अशुद्धियां, अविलेय अशुद्धियां एनोड के नीचे जम जाती हैं। अविलेय अशुद्धियां किसके नीचे जम जाती हैं, एनोड के नीचे जम जाती हैं, एनोड के नीचे जम जाती हैं या एकत्र हो जाती हैं। इसे एनोड पंख कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, मैंने अगला प्रश्न बनाया भी है, एनोड पंख कहते हैं। पंख का मतलब होता है बच्चा हिंदी में कीचड़, तो एनोड पंख, कीचड़ क्या होता है, अशुद्धियां होती है, इसे क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार अपने को कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। लास्ट में लिख देंगे, इस प्रकार कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। क्या लिख देंगे, इस प्रकार हमें कहां पर भाई, एनोड पर या कैथोड पर, कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होती है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ये आपका आंसर हो गया। अब बताना, डायग्राम भी इसमें मैंने कहा था सचित्र वर्णन कीजिए, तो चित्र भी बना दीजिए, इसका चित्र भी बनाना जरूरी है। तो चित्र बड़ा सा सिंपल सा है। इसमें क्या करेंगे भाई, एक कोई भी पात्र आप बना देंगे, ऐसे सिंपल सा पात्र बना दो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि आपको एनोड जब बनाना ना, तो एनोड को मोटा बनाना है, क्योंकि अशुद्ध धातु है ये। एनोड को कैसा बनाना बच्चा, मोटा बनाना है। ठीक है, और इसको आप, ये एनोड हो गया, मान लो ये एनोड बना दिया अपन ने, क्योंकि अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं, तो ये अशुद्ध धातु है।
और इसका हमने क्या बना दिया बच्चा, एनोड बना दिया है, और इसको जोड़ दिया है इधर, प्लस लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और शुद्ध धातु का क्या बना दिया, कैथोड। तो कैथोड को बिल्कुल पतला बताना आपको, है ना, क्योंकि कैथोड जो है वो मोटा होगा, क्योंकि यहाँ से एनोड से धातु निकल करके इसके ऊपर चिपकेगी। तो यह है जो है इसको आप क्या बना देंगे, बिल्कुल पतला बना देंगे, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कैथोड हो गया, ठीक है। फिर बीच में क्या लिखेंगे भाई, विद्युत अपघट्य जो है, धातु लवण जो होगा, जिस धातु का अपने को शुद्धिकरण करना है ना, उसी धातु का लवण जो है वो विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, संबंधित धातु लवण, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे, इसका नामांकित चित्र बनाना है। तो ये तो क्या हो गया बच्चा, एनोड, ठीक है। एनोड क्या लिख देंगे, अशुद्ध धातु। एनोड क्या है भाई, अशुद्ध धातु का एनोड बना देंगे, ठीक है। और कैथोड क्या है, शुद्ध धातु कैथोड पतला होता है, कैथोड बना दिया। और यहां पर पात्र में आप क्या बताएंगे, ये पात्र में क्या है बच्चा, धातु लवण, क्या है, धातु लवण, ठीक है। बस इनको क्या है, जोड़ दे यहाँ बैटरी से, कि प्लस वाले जगह बड़ा चिन्ह होगा, लंबा चिन्ह, है ना, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। छोटे वाला किधर होगा भाई, चिन्ह इधर माइनस की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार ये सिंपल सा डायग्राम बनाना है। ये क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। अब यह जो लास्ट वाला प्रश्न है कि एनोड पंख किसे कहते हैं, ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर कैसे लिखना है, बढ़िया आंसर कैसे लिखना है, आपको आंसर लिखना है बच्चा। देखो इसका एनोड पंख का मैं आंसर देता हूं आपको, आंसर, बढ़िया आंसर कौन सा होगा, लिख दिया मैंने एनोड पंख, क्या लिख दिया, एनोड पंख लिख दिया। अब इसका आंसर देना है एग्जाम में, क्या लिखेंगे यहां पर बताना पड़ेगा अपने को, क्या, कि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में ये इस विधि की चर्चा अपने को करनी पड़ेगी। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में एनोड के नीचे जो अशुद्धियां एकत्र हो जाती हैं, जो अशुद्धियां, क्योंकि अविलय अशुद्धियां होती है, अविलय अशुद्धियां, जो अशुद्धियां एकत्र हो जाती हैं, जो अशुद्धियां एकत्र हो जाती हैं। ये सिंपल सा बात, पर सिंपल सी बात है, लेकिन क्या है, राइट आंसर होगा ये। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि में एनोड के नीचे जो अशुद्धियां एकत्र हो जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चा, एनोड पंख कहते हैं। ये 5 प्रश्न आज की क्लास के हैं। अब मैंने कहा था आपको नाश्ता भी करवाएंगे छोटे छोटे प्रश्नों का, तो अब देखते हैं बच्चा छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल, देखिए ये 8 प्रश्न हैं, लेकिन इसमें ज्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, फटाफट इसका आंसर होगा। कि पहला प्रश्न क्या है, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चा, मरकरी, Hg या मरकरी या फिर पारा, सब जानते हैं बिल्कुल, कि ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सी है, मरकरी है, पारा है या फिर Hg इसका प्रतीक है। कोई भी ऑप्शन में मिले तो उसके ऊपर टिक आउट कर देना, वैसे लिखवाएं तो ये लिख देना भैया, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ऐसी धातुएं जिन्हें हथेली पर रखें, भाई कमरे के ताप पर तो द्रव अवस्था में नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हथेली पर रखेंगे वो पिघल जाएंगी, ठीक है, यानी कि द्रव अवस्था में बदल जाएगी। कौन सी है भैया, वो है बच्चा गैलियम व सीजियम, ठीक है, ध्यान से देखना इनको, गैलियम व सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें हथेली पर रखने पर वो पिघल जाती हैं। फिर कौन सी द्रव अधातु है, गलत मत कर देना, कभी भी प्रश्न आ जाता है, कौन सी द्रव अधातु, धातु पूछे, द्रव धातु पूछे तो कौन सी, पारा, और द्रव अधातु नॉन मेटल पूछे तो वह है बच्चा ब्रोमीन। कौन सी है, ब्रोमीन, ये ध्यान में रखना। सब प्रश्न क्या है, द्रव अधातु है तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा,
आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। क्या आंसर आ जाएगा? ब्रोमीन या Br। ब्रोमीन है द्रव अधातु, ठीक है। फिर चमकीली अधातु का नाम लिखिए। धातुएं अधातु चमकीली नहीं होती है, ज्यादातर धातुएं चमकीली होती हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? चमकीली अधातु का नाम बताइए। चमकीली अधातु, चमकीली अधातु जो है वह बच्चा वह कौन सी है? आयोडीन। कौन सी है? आयोडीन अधातु है। और कैसी है? चमकीली अधातु आयोडीन है। फिर कौन सी धातु जो है, कौन सी अधातु अपरूपता प्रदर्शित करती है? सब जानते हैं इसको। कार्बन जो है वह अपरूपता प्रदर्शित करता है। कार्बन के कई अपरूप हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, कोक है, ये कार्बन के अपरूप हैं। तो अपरूपता कौन प्रदर्शित करता है? कार्बन प्रदर्शित करता है। क्षारीय धातुओं के उदाहरण लिखिए। तो क्षारीय धातुओं के उदाहरण मैंने कहा था, आप नाकली लिख देना, नाकली। सोडियम, पोटेशियम व लिथियम क्या है? क्षारीय धातुएं हैं। क्षारीय धातुएं कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम व लिथियम। फिर आप लोगों से पूछ ले ऐसी धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका नाक जो है वो चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए नाक, ली, ठीक है, इन तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। क्षारीय धातुएं जो होती हैं उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, इसलिए दोनों का आंसर सेम है। फिर कौन सी धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं? बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और सबका गलत होने वाला प्रश्न है। सही उसी का होगा जो इस क्लास को देख रहा होगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सी धातुएं HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं? देखिए, कोई भी धातु जो होती है ना, मेटल, अगर HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगी तो यह हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। क्यों? अधिकांश धातुएं, मेटल्स जो होती हैं वह HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है ना, यह प्रबल ऑक्सीकारक है। बच्चा ध्यान रखना भाई, प्रबल ऑक्सीकारक है, मतलब यह जैसे ही ये हाइड्रोजन निकलेगी इसमें क्या जोड़ देता है? ऑक्सीजन जोड़ देता है, और क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। समझ गए? मतलब प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसमें बनने वाली होती है, ये इसको किस में बदल देता है? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन जोड़ देता है इसमें, यानी कि इसका ऑक्सीकरण कर देता है, और क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। ठीक है, इसलिए धातुएं जो होती है अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस देती हैं, लेकिन HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती हैं। फिर भी कुछ धातुएं ऐसी हैं जो HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं, यानी कि एक्सेप्शन, इसका अपवाद कौन सा हो जाएगा? इसका अपवाद हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज धातु जो है वह HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगी, HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी। इसके अलावा मैग्नीशियम धातु भी जो है Mg भी HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देगी। मैग्नीशियम व मैग्नीज दो ऐसी धातुएं हैं जो HNO3 के साथ अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।